6 जून 2025 की सुबह चल रहे संघर्ष में एक भयानक मोड़ लेकर आई, जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने सबसे बड़े और भयंकर हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया, जो इस क्रूर युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले का पैमाना वास्तव में चौंकाने वाला था। यह एक समन्वित बमबारी थी, जिसे यूक्रेनी सुरक्षा प्रणालियों को पस्त करने और पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सिर्फ एक स्थानीय हमला नहीं था, यह आसमान से किया गया एक राष्ट्रव्यापी हमला था, जो मॉस्को की ओर से भारी बल का इस्तेमाल करने की उसकी निरंतर इच्छा का एक स्पष्ट संकेत था। रात का आसमान, जो आमतौर पर शांत अंधेरे का कैनवास होता है, उसकी जगह विस्फोटों की खतरनाक चमक और आने वाले प्रोजेक्टाइल की भयानक लकीरों से रोशन हो गया था, जिसने लाखों यूक्रेनियंस को सुरक्षा की हताश कोशिश में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इस लंबे युद्ध की गंभीर वास्तविकताओं से उनका जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया था। रूसी सैन्य मशीन ने हमलों की इस विशेष लहर में आश्चर्यजनक संख्या में घातक हथियार चलाए। यूक्रेनी अधिकारियों ने गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ बताया कि उनके राष्ट्र को 400 से अधिक ड्रोन के एक बड़े समूह द्वारा निशाना बनाया गया था, विशेष रूप से 407 शाहिद प्रकार के ड्रोन, जो अपनी मंडराने की क्षमता और प्रभाव पर विनाशकारी शक्ति के लिए कुख्यात हैं। जैसे कि यह अथक ड्रोन हमला पर्याप्त नहीं था, रूस ने मिसाइलों की एक फॉर्मिडेबल वॉले भी दागी, जिसका अनुमान 40 से 45 विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के बीच था। इस घातक शस्त्रागार में एक खतरनाक मिश्रण शामिल था, जिसमें 6 परिष्कृत बैलिस्टिक मिसाइलों के उपयोग के संकेत मिले थे, जो अपनी गति और अवरोधन में कठिनाई के लिए जानी जाती हैं। साथ ही 38 क्रूज मिसाइलें भी थीं, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जटिल इलाकों को नेविगेट कर सकती हैं। और यहां तक कि एक एंटी रडार मिसाइल भी थी, जिसे वायु रक्षा प्रणालियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस समन्वित हमले का भौगोलिक दायरा वास्तव में बहुत बड़ा था, जो यूक्रेन की लंबाई और चौड़ाई में लक्ष्यों को भेदने के एक सुनियोजित प्रयास को दर्शाता था। यह सिर्फ संघर्षरत पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्थिति की बारीकी से निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार हमले ने लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। कम से कम 9 अलग अलग क्षेत्रों ने इस हवाई बमबारी का प्रकोप महसूस किया, जो देश के पश्चिमी भाग में लवीव से लेकर एक ऐसा शहर जिसे पहले एक अपेक्षाकृत सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में देखा जाता था, उत्तर पूर्व में सूमी तक फैला हुआ था, जो तीव्र लड़ाई के मोर्चे पर रहा है। यह व्यापक लक्ष्यीकरण पैटर्न बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने, आबादी को हतोत्साहित करने और यूक्रेनी वायु रक्षा संसाधनों को उनकी पूर्ण सीमा तक खींचने के एक रणनीतिक इरादे का सुझाव देता है, जिससे देश का कोई भी कोना रूसी गोलाबारी की पहुंच से सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इस बड़े हमले का खामियाजा उठाने वाले शहरी केंद्रों में कई प्रमुख शहर थे, जिनमें से प्रत्येक को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। राजधानी कीव एक बार फिर सीधे हमले की चपेट में आ गई, जिसमें विभिन्न जिलों में विस्फोटों से सुबह के आसमान में धुएं के गुब्बार उठने लगे। उत्तर में बेलारूस की सीमा के पास चर्निहाइव शहर को भी भारी निशाना बनाया गया, एक ऐसा क्षेत्र जिसने आक्रमण के शुरुआती दिनों से ही तीव्र शत्रुता का अनुभव किया है। पश्चिम में पोलिश सीमा के पास लुटस्क जैसे शहरों और टर्नोपिल ने भी हमला होने की सूचना दी, जो प्राथमिक पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों से दूर के क्षेत्रों में भी आपूर्ति लाइनों और बुनियादी ढांचे को बाधित करने के एक रणनीतिक प्रयास का संकेत देता है। इन विविध शहरी क्षेत्रों पर हमलों ने बमबारी की अंधाधुंध प्रकृति और पूरे यूक्रेनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए इसके विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया, जो तत्काल युद्ध क्षेत्रों से कहीं अधिक दूर थे। 6 जून को हुए इस बड़े रूसी हमले में जान माल का नुकसान बहुत अधिक था। शुरुआती रिपोर्टों में यूक्रेन के प्रभावित क्षेत्रों में मौत और चोटों की एक गंभीर तस्वीर सामने आई थी। हमलों की लहर में कम से कम 6 बहुमूल्य जीवन बुझ गए और 80 लोगों के घायल होने की सूचना मिली, जिनमें से कई गंभीर थे, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ऐसे पिता, माताएं, बेटे और बेटियां हैं जिनके जीवन को हिंसक रूप से बाधित किया गया या छोटा कर दिया गया। राजधानी कीव में एक विशेष रूप से दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब 3 बहादुर आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता अग्निशामक जो आग बुझाने और बचे हुए लोगों को बचाने के लिए शुरुआती हमले के घटनास्थल पर पहुंचे थे,
एक क्रूर दोहराव वाले हमले में खुद मारे गए। एक रणनीति जो पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं को निशाना बनाती है। यह विनाशकारी नुकसान अराजकता के बीच दूसरों को बचाने के लिए काम करने वालों द्वारा सामना किए जाने वाले इमेंस खतरों को उजागर करता है। विभिन्न शहरों से सामने आ रहे विवरणों ने हमले के प्रभाव की एक भयानक तस्वीर पेश की। पोलिश सीमा के पास पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर लुट्स्क में बचाव कर्मियों ने मलबे के बीच एक व्यक्ति को दुखद रूप से मृत पाया। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि यूक्रेन का कोई भी हिस्सा ऐसे हमलों से वास्तव में सुरक्षित नहीं है। कुछ रिपोर्टों ने बाद में संकेत दिया कि वहां 2 नागरिक मारे गए थे। शहर में लगभग 30 लोग घायल भी हुए, जिससे स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं पर एक महत्वपूर्ण बोझ पड़ा। आगे पूर्व में चेर्निहाइव में एक ऐसा क्षेत्र जिसने लगातार गोलाबारी झेली है, कम से कम एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई। बाद में रिपोर्टों में संकेत मिला कि एक नष्ट औद्योगिक स्थल से 2 शव बरामद किए गए थे। एक कार्यस्थल कब्र में बदल गया था। पश्चिम में स्थित टर्नोपिल शहर में भी महत्वपूर्ण व्यवधान का अनुभव हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हुए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई, जिससे एक खतरनाक आग भी लगी, जिससे हवा में जहरीले पदार्थ फैल गए, जिससे आपातकाल और बढ़ गया। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को व्यापक और गंभीर नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें न केवल सैन्य उद्देश्यों को बल्कि दैनिक जीवन के लिए आवश्यक नागरिक सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। कीव में कई अपार्टमेंट इमारतों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। खिड़कियां टूट गईं, फसाड्स छर्रों से क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ संरचनाएं आंशिक रूप से ढह भी गईं, जिससे परिवार तुरंत बेघर हो गए। शहर की महत्वपूर्ण मेट्रो प्रणाली, कई यात्रियों के लिए एक जीवन रेखा को भी नुकसान हुआ। स्टेशनों के बीच पटरियों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली, जिससे सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण व्यवधान आया। राज्य रेल कंपनी उक्रजालिजनीत्सिया को राजधानी के बाहर रेल लाइनों को हुए नुकसान के कारण ट्रेनों को मोड़ना पड़ा, जिससे कनेक्टिविटी और वस्तुओं और लोगों की आवाजाही पर और असर पड़ा। कई क्षेत्रों में औद्योगिक सुविधाओं और महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे महत्वपूर्ण समय में बिजली आपूर्ति और आर्थिक गतिविधि को खतरा हुआ। 6 जून के हमले के साथ ही यह भयावहता समाप्त नहीं हुई। अगली ही रात 7 जून 2025 तक रूस ने हमलों की एक और बड़ी लहर शुरू की। इस बार कथित तौर पर 215 और मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग किया गया, जैसा कि अल जजीरा ने बताया। इस अथक बमबारी के परिणाम स्वरूप कम से कम 5 और लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए, जिससे नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ गई। उत्तर पूर्वी शहर खार्किव को इसके मेयर ने 2022 के आक्रमण शुरू होने के बाद से सबसे शक्तिशाली हमला बताया, जिसमें 48 ईरानी निर्मित ड्रोन, 2 मिसाइलें और 4 गाइडेड बम शहर में गिरे। खार्किव पर इस विशेष हमले में 3 लोगों की जान चली गई और 17 अन्य घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जिससे आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। एक बार फिर निर्दोष जीवन के लिए एक क्रूर उपेक्षा का प्रदर्शन हुआ। 6 जून को रूसी हवाई बमबारी की ओवरवेलमिंग प्रकृति के बावजूद यूक्रेन की वायु रक्षा बलों ने वास्तव में एक उल्लेखनीय और दृढ़ प्रतिक्रिया दी। आने वाले खतरों को रोकने के लिए रात भर अथक प्रयास किया। यूक्रेनी सेना के आधिकारिक बयानों के अनुसार उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रूस द्वारा दागे गए प्रोजेक्टाइल की एक बहुत बड़ी संख्या को मार गिराया। उन्होंने 452 कुल प्रोजेक्टाइल में से अस्टॉनिशिंग 406 को सफलतापूर्वक रोकने और नष्ट करने का दावा किया। इस अविश्वसनीय उपलब्धि में 32 क्रूज मिसाइलों और 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का बेअसर करना शामिल था, जो यूक्रेनी वायु रक्षकों के कौशल और बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता है, भले ही उन्हें इस तरह के बड़े और समन्वित बहुदिशात्मक हमले का सामना करना पड़ा हो। उनके प्रयासों ने निस्संदेह अनगिनत जीवन बचाए और देश भर में और भी अधिक विनाश को रोका। यूक्रेन की वायु रक्षा की लचीलापन को 7 जून की रात को हमलों की अगली लहर के दौरान और भी परखा और साबित किया गया, जब रूस ने एक और बमबारी शुरू की, इस बार कथित तौर पर 215 मिसाइलों और ड्रोन को शामिल करते हुए। मुख्य रूप से खार्किव जैसे शहरों को निशाना बनाते हुए यूक्रेनी वायुसेना ने एक बार फिर अपने आसमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने इस विशेष हमले से 87 ड्रोन और 7 मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराने या बेअसर करने की सूचना दी। हालांकि हर प्रोजेक्टाइल को रोका नहीं जा सका,
खासकर जब रूस द्वारा तैनात हथियारों की मात्रा और विविधता को देखते हुए। ये अवरोधन दरें रूसी हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देने और नागरिक आबादी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर इन विनाशकारी हमलों के प्रभाव को कम करने की निरंतर क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, जिससे कीमती समय बचता है और जीवन बचता है। रूस ने अपनी ओर से इन बड़े और विनाशकारी हमलों के लिए एक औचित्य पेश किया, उन्हें जवाबी कार्रवाई के रूप में वर्णित किया। रूसी रक्षा मंत्रालय और स्वयं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये व्यापक हमले यूक्रेन द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया थे। यह पिछले सप्ताहांत, मई के अंत और जून 2025 की शुरुआत में एक हालिया और विशेष रूप से सफल यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेशन को संदर्भित करता था, जिसने कथित तौर पर रूसी क्षेत्र के भीतर गहरे हवाई अड्डों पर तैनात रूसी परमाणु सक्षम सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें साइबेरिया में स्थान भी शामिल थे। रिपोर्टों से पता चला है कि यूक्रेन ने मॉस्को के परमाणु सक्षम बॉम्बर बेड़े के एक महत्वपूर्ण हिस्से, लगभग 34% पर हमला करने में कामयाबी हासिल की थी, जो एक साहसिक और प्रभावशाली ऑपरेशन था। इसके अतिरिक्त यूक्रेन पर सप्ताह के शुरू में पानी के नीचे के विस्फोटकों के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कर्च ब्रिज पर हमला करने और कम से कम 3 रूसी ईंधन भंडारों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। रूस में क्रेमलिन समर्थक टिप्पणीकारों और पंडितों ने इन यूक्रेनी सफलताओं के बाद एक गंभीर और दंडनीय प्रतिक्रिया के लिए जोर शोर से मांग की थी, और बड़े हवाई हमले मॉस्को द्वारा उस उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रतीत हुए। जबकि मॉस्को ने दावा किया कि उसके हमले सैन्य और सैन्य संबंधित स्थलों पर सटीक रूप से लक्षित थे, नागरिक आवासीय क्षेत्रों, शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक जीवन के दुखद नुकसान, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता भी शामिल थे, को व्यापक नुकसान ने उनकी लक्ष्यीकरण की सटीकता और एकमात्र सैन्य फोकस पर काफी संदेह पैदा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने हमलों की कड़ी निंदा की, नागरिकों के जानबूझकर लक्ष्यीकरण और रूस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आतंक रणनीति को उजागर किया, जिसका उद्देश्य यूक्रेनी लोगों की इच्छा को तोड़ना था। एक ऐसा लक्ष्य जो इस लंबे और कड़वे संघर्ष के दौरान मॉस्को के लिए मायावी रहा है। इन हालिया रूसी हमलों की विशालता और तीव्रता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से छिपी नहीं रही। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार आउटलेट्स ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। उनकी रिपोर्टों में संघर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला गया, जिसमें यूक्रेन पर दागे गए ड्रोन और मिसाइलों की अभूतपूर्व संख्या और मोर्चे से दूर नागरिक बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से निशाना बनाने का विवरण दिया गया। टाइम्स अन्य वैश्विक मीडिया के साथ मानवीय प्रभाव, यूक्रेनी शहरों में व्याप्त भय और आपातकालीन सेवाओं द्वारा सामना की जाने वाली इमेंस चुनौतियों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। यह विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग दुनिया को जमीनी वास्तविकताओं और इस्तेमाल की जा रही रणनीति की क्रूर प्रकृति के बारे में सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन घटनाओं को विश्व स्तर पर प्रलेखित और समझा जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं त्वरित थीं। कई विश्व नेताओं और संगठनों ने बमबारी की निंदा की, हालांकि अधिक जटिल प्रतिक्रियाएं भी थीं। उदाहरण के लिए, पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक कथित कॉल के बाद विवादास्पद टिप्पणी की कि यूक्रेन ने पुतिन को कल रात उन पर हमला करने का कारण दिया, जो संकट के प्रति एक हैंड्स ऑफ दृष्टिकोण का अर्थ है। ऐसे बयानों का यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा निराशा और चिंता के साथ सामना किया गया, जो रूसी आक्रमण की निरंतर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और निंदा की डेस्परेटली तलाश कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने खुद 2 जून 2025 को इस्तांबुल में 30 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। यह डी-एस्केलेशन का एक प्रस्ताव था, जिसे रूस ने आज तक अस्वीकार कर दिया है, जो मॉस्को की सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के दौरान राजनयिक ऑन फ्रैंप में वर्तमान अरुचि को रेखांकित करता है। इन हालिया हमलों में रूस द्वारा छोड़ी गई विनाशकारी शक्ति के बावजूद सैन्य विश्लेषकों और जमीनी पर्यवेक्षकों के बीच सर्वसम्मति यह है कि यूक्रेन के लिए यह अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हमलों ने निस्संदेह अपार पीड़ा, विनाश और यूक्रेन के संसाधनों और उसके लोगों पर भारी दबाव डाला है। वे यूक्रेनी प्रतिरोध के आसन्न पतन का संकेत नहीं देते हैं। देश की वायु रक्षाएं हालांकि तनावग्रस्त हैं, फिर भी उल्लेखनीय रूप से सक्रिय हैं और आने वाले अधिकांश खतरों को रोकने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है, जैसा कि 6 जून के हमले के आंकड़ों से प्रदर्शित होता है।
यह रक्षात्मक क्षमता और भी अधिक विनाशकारी परिणामों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक है और यूक्रेन को काम करना जारी रखने की अनुमति देती है। हालांकि अत्यधिक दबाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यूक्रेनी लोगों और उनके सशस्त्र बलों की भावना अटूट बनी हुई है। रिपोर्टें लगातार संकेत देती हैं कि यूक्रेनी मनोबल, हालांकि लगातार हमलों और बढ़ती क्षति से निस्संदेह परखा गया है, उच्च बना हुआ है। आक्रमण का विरोध करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का एक गहरा दृढ़ संकल्प है। यूक्रेन केवल इन झटकों को अवशोषित नहीं कर रहा है, यह पलटवार करना जारी रखता है, जैसा कि 6 जून के हमले के बाद 2 रूसी हवाई क्षेत्रों पर रात भर के हमलों से पता चलता है। उन विमानों को निशाना बनाते हुए जिन्हें पिछली कार्रवाइयों में नष्ट नहीं किया गया था। यह लचीलापन चल रहे, हालांकि कभी कभी धीमे, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ मिलकर, यह संकेत देता है कि यूक्रेन अभी भी इस लड़ाई में बहुत अधिक है, तूफान का सामना करने और अंततः हमलावर के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए दृढ़ है, जो दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित करने वाला साहस प्रदर्शित करता है।